नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। अपनी लास्ट क्लास में मैंने बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में आपको वर्ग का अर्थ और वर्ग की परिभाषाएं और भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताओं के संबंध में बताया था। आज हम उसी चैप्टर में वर्गों का आर्थिक आधार और भारत में वर्ग विभाजन के आधार क्या हैं उन्हें समझने जा रहे हैं। वर्गों का आर्थिक आधार। कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्धारण के आर्थिक पक्ष को ही महत्वपूर्ण माना है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली एवं उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर ही वर्ग निर्मित होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार जिन लोगों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है वह पूंजीपति वर्ग, और जो लोग अपना श्रम बेचकर जीवन यापन करते हैं वह श्रमिक वर्ग कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने एक तीसरे वर्ग किसानों का उल्लेख किया है, किंतु आपने आर्थिक दृष्टि से केवल दो वर्गों को बताया है, एक बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। कार्ल मार्क्स का मत है कि प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं, एक बुर्जुआ वर्ग जिसके हाथों में, बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं वह श्रमिक, और दूसरा श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग जो कि पूंजीपति वर्ग है वह श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और इसी कारण वर्ग संघर्ष होता है। इस वर्ग संघर्ष का अंतिम परिणाम वर्ग विहीन समाज का निर्माण है, ऐसा कार्ल मार्क्स की मान्यता है। लेकिन वर्ग केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी निर्मित होते हैं। इस संबंध में बीसेंच एवं बीसेंच की परिभाषा को देखते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के मकान का प्रकार, पड़ोस एवं आय के स्रोत को भी वर्ग निर्धारण में महत्वपूर्ण माना है। आधुनिक समाजों में विलासिता की वस्तुओं का उपयोग जैसे रेडियो, फ्रिज, टीवी, टेलीफोन, बंगला आदि का स्वामित्व भी व्यक्ति की वर्ग स्थिति को निर्धारित करता है। वर्ग निर्धारण का आधार व्यक्तिपरक मापदंड ही है, व्यक्तिपरक मापदंड भी है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति से पूछा जाए कि आप किस वर्ग के सदस्य हैं और वह अपने को जिस वर्ग में रखता है व्यक्ति, उसके आधार पर ही वर्ग तय होता है। प्रत्येक वर्ग की एक सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस, एक विशिष्ट संस्कृति, खान पान, रहन सहन एवं जीवन शैली भी होती है जो दूसरे वर्गों से भिन्न होती है। मैक्स वेबर ने वर्ग निर्धारण में परिस्थिति समूह को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार समान प्रकार की जीवन शैली एवं जीवन अवसर प्राप्त लोगों का एक समूह होता है और वही वर्ग कहलाता है। हटन एवं हंट अनुसार वर्ग निर्धारण में धन, आय, व्यवसाय, शिक्षा तथा वर्ग परिस्थिति के प्रति व्यक्ति के अभिज्ञान को भी सम्मिलित करते हैं। वार्नर ने 8 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर वार्नर के स्पेलिंग मिस्टेक है, व को आ की मात्रा र न र, वार्नर। वार्नर ने 8 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया है। यदि हम वर्ग का आधार केवल आर्थिक या धन ही माने तो समाज में 2 या 3 ही वर्ग अर्थात अमीर, मध्यम एवं गरीब बनते हैं, परंतु हम देखते हैं कि समाज में अनेक प्रकार के वर्ग हैं जिनका आधार धन के साथ साथ संस्कृति, जीवन शैली, शिक्षा, व्यवसाय
आदि भी है। यदि मात्र धन ही वर्ग निर्धारण का आधार होता तो एक धनी गंवार व्यक्ति एवं वैश्य की सामाजिक परिस्थिति समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि से ऊंची होती। स्पष्ट है कि वर्ग निर्धारण में आर्थिक आधार महत्वपूर्ण होते हुए भी सब कुछ नहीं है। अब हम यहाँ समाज में वर्ग निर्धारण के विभिन्न आधारों को समझेंगे। भारत में वर्ग विभाजन के आधार। रॉबर्ट बीरस्टीट ने वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किया है। इन 7 आधारों को अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। संपत्ति, धन और आय। वर्ग निर्धारण के आधारों में संपत्ति, धन और आय प्रमुख है। अधिक आय के द्वारा ही संपत्ति एवं धन का संकलन किया जाता है और धन के सहारे ही सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती है और जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाता है। इस संदर्भ में मार्क्स, मोनाचेसी, कार्ल मार्क्स मोनाचेसी की मान्यता है कि उत्पादन के साधनों एवं उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्ति का कितना नियंत्रण है, इसी आधार पर वर्ग स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। बुर्जुआ वर्ग का उत्पादन के साधनों पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है। व्यक्तिगत संपत्ति की वृद्धि और आर्थिक शक्तियों के वितरण में असमानता ने ही विभिन्न वर्गों के निर्माण में योगदान दिया है। यहाँ मैं आपको ये बात भी बता देना चाहूँगी कि केवल धन और संपत्ति का स्वामित्व ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि वर्ग निर्धारण में ये भी देखा जाता है कि उस धन का और संपत्ति का स्रोत क्या है, वो कहाँ से आई है। यदि किसी व्यक्ति ने चोरी, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावट या कोई अनैतिक कार्य करके पैसा कमाया है तो उसकी वर्ग स्थिति व्यापार एवं उद्योग में ईमानदारी से धन कमाने वाले व्यक्ति के तुलना में ऊंची नहीं होती, क्योंकि उसके धन अर्जन का तरीका गलत है। पैतृक संपत्ति के स्थान पर स्वयं के द्वारा अर्जित संपत्ति की धारणा करने वाले की वर्ग स्थिति को ऊंचा माना जाता है। किंतु सभी समाजों में मात्र संपत्ति एवं धन ही व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारित नहीं करते, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय की प्रकृति, संस्कृति, प्रजाति की सदस्यता आदि भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब दूसरा आधार परिवार एवं नातेदारी। भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारित करने में व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति एवं उसके नातेदार यानी उसके रिश्तेदारों की सामाजिक परिस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे हम भारत की बात करें तो टाटा, बिरला, टालिमा एवं नेहरू खानदान में पैदा हुए लोगों को स्वतः ही उच्च वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है तथा इन परिवारों के विवाह संबंधियों की स्थिति भी उच्च समझी जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व है, परिवार एवं नातेदारी के संबंध व्यक्ति की वर्ग सदस्यता तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सामंत व्यवस्था में एक राजा के पुत्र की वर्ग स्थिति इसीलिए ऊंची होती थी क्योंकि उस व्यक्ति का यानी राजा के बेटे का संबंध राजघराने से होता था। निवास स्थान की अवधि। तीसरा आधार, व्यक्ति का निवास स्थान कहाँ है, उसके पड़ोसी कौन हैं, ये भी वर्ग स्थिति को निर्धारित करता है। शहरों में विकसित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रतिष्ठा गंदी बस्तियों में रहने वाले, स्लम्स में रहने वाले लोगों से ऊंची होती है। प्राचीन समय में राजा एवं उससे संबंधित व्यक्ति शहर के केंद्र में रहते थे तथा निम्न एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का निवास गांव के बाहर कच्ची झोंपड़ियों में हुआ करता था और अभी अनेक गांवों की भारत में यही स्थिति है।
निवास स्थान की अवधि। एक व्यक्ति की वर्ग स्थिति तय करने में ये बात भी देखी जाती है कि उसका संबंध किसी ऐसे पुराने परिवार से है या नहीं जो भूतकाल में प्रतिष्ठित रहा है, और कहीं वह घुमक्कड़ परिवार का सदस्य तो नहीं। भारत में एक व्यक्ति के गतिशील ना होने का एक कारण ये भी है कि वह अपने पूर्वजों के निवास स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करता। इसके साथ उसके उस निवास स्थान के साथ उसके भावात्मक संबंध होते हैं तथा नवीन स्थान पर जाने में उसकी वर्ग स्थिति खतरे में पड़ जाती है। जो लोग हमेशा घुमक्कड़ या इधर उधर घूमते हैं उनकी वर्ग स्थिति भी ऊंची नहीं होती है। व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति भी व्यक्ति की वर्ग स्थिति को निर्धारित करती है। चिकित्सक, प्रशासक, प्राध्यापक, इंजीनियर आदि की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, फिर भी समाज में साधारणतः उच्च वर्ग की सदस्यता उन्हें प्राप्त होती है। यदि हम दूसरी ओर देखें तो शराब के ठेकेदारों, तस्करों, वैश्याओं के पास धन अधिक होने पर भी उनकी सामाजिक वर्ग स्थिति उच्च नहीं होती। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में पठन पाठन एवं पूजा करने वाले पुरोहितों के व्यवसाय को श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि पश्चिमी समाजों में व्यापार, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान से संबंधित लोगों की वर्ग स्थिति ऊंची मानी जाती है। शिक्षा लगभग सभी समाजों में व्यक्ति की वर्ग स्थिति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रशिक्षण, शिक्षा, तकनीकी डिप्लोमा, औद्योगिक ज्ञान, कला एवं विज्ञान में दक्षता होने पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है। भारत जैसे देश में आर्थिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की वर्ग स्थिति ऊंची होती है। औद्योगिकरण एवं विज्ञान के प्रसार के साथ साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और उन्हें उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त होने लगी है। धर्म। सभी समाजों में, परंपरागत समाजों में व्यक्ति की वर्ग स्थिति के निर्धारण में उसकी धार्मिक स्थिति महत्वपूर्ण रही है और ये बात लगभग सभी समाजों पर लागू होती है। धार्मिक कर्म कांडों को करने वाले पुरोहितों को समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों और योगियों को सम्मान, आदर, श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता रहा है और देखा जाता है। गर्ल्स, अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भारत में सामाजिक वर्गों की संरचना और भारतीय गांव में वर्ग व्यवस्था, भारतीय नगरीय वर्ग संरचना के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।